नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। जैसा कि हम लोगों ने आपसे एक वादा किया था कि आरएस को पढ़ाएंगे, उसकी दोस्तों प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। सो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बडी के ऊपर। और दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक शर्मा। और दोस्तों मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता भी है कि 2 बार एयरफोर्स, 2 बार नेवी, एनडीए वगैरह निकाले हैं। तो भाई उसी एक्सपीरियंस, उसी अनुभव के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बट अंदर से यार दिल में एक मतलब कि एक बात अंदर से ये लगती है कि यार व्यूज़ आ रहे हैं 1000, 1500, 2000, 3000 तक भी हमारे पास व्यूज़ आए, बट लाइक यार लगभग 30, 40, 35, 100। भाई एटलीस्ट यार अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ सभी लाइक तो अवश्य कर सकते हो यार। आपसे कुछ नहीं मांगते कि लाइक कैसा करते हैं, एक लाइक करना, अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब आपको करना है। क्योंकि दोस्तों ये हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं भाई आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों ये कंटेंट हमारे कुछ भी काम का नहीं। क्योंकि दोस्तों हमने एयरफोर्स तैयारी को छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों हम तो ओवर एज हो चुके हैं। बाकी हम अभी एसएससी वगैरह की मतलब कि उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हमारा मेंस वगैरह भी है, साथ साथ स्टूडेंट अब आप लोगों को पता है कि हमारी इनरोलमेंट वगैरह भी आ सकती है। तो एक अंदर से वो कुछ भी है। बाकी भाइयों आपका सपोर्ट रहा, आपका आशीर्वाद रहा तो लाइफ में बहुत ऊंचा मतलब बहुत अच्छा खासा नाम कमाएंगे। बट सपोर्ट आपको करना है, आपके बिना हम कुछ नहीं है। ओके तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है ये अपना है, जो आज का अपना टॉपिक है, हाँ ये अपना है वेव ऑप्टिक्स, ठीक। और दोस्तों भाई देखो इंग्लिश मुझे पता है भाई बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश वाले में है। देखो यार स्मार्ट मतलब ये जो है कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर यार इंग्लिश और हिंदी में कंटेंट लेके आना बहुत बड़ी यार मतलब ऐसे मतलब कि हम लोगों के लिए एक हेड है। तो भाई यार इंग्लिश वालों थोड़ा सा हम समाप्त करना। मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के अंदर मैं आप लोगों के लिए जो वर्ड्स है इंपॉर्टेंट वो वर्ड्स बोल देता हूँ। अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो भाई इंग्लिश कुछ नहीं होता। हाँ मेरे को पता है कि अगर ये वर्ड अगर हिंदी में तो इंग्लिश में बोलना तो मैं भाई जो वर्ड है इंग्लिश में बोल देता हूँ। साथ साथ जो क्वेश्चन है उसको मैं इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन मैं कर देता हूँ उसकी। तो भाई हिंदी इंग्लिश वालों इसका चक्कर छोड़ो भाई। अगर आपको स्टडी करनी है तो आप स्टडी कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सबसे पहले बताऊं, आज का जो वीडियो इस वीडियो के अंदर मैं स्टूडेंट आप लोगों को जो इंटेंसिटी वाला होता है, मतलब जो इंटेंसिटी मतलब कि अगर आई अपनी I1 और I2 है तो इसकी वजह से इसका आयाम कितना होगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। और अगर इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी है, मतलब अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी अपनी I1 और I2 है तो इसकी वजह से इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा। ये एयरफोर्स का फेवरेट क्वेश्चन, तो एयरफोर्स और एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, साथ साथ कैसे इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड आपको बनाना है सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और प्लीज स्किप मत करना। अच्छा लगे तो शेयर भी करना अपने इस भाई के लिए, ठीक है। ओके तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहले कुछ 5 से 7 लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रहेगी बेसिक, जो बेसिक क्वेश्चन ऐसे है कि भाई इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट है उसको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रहे, ठीक है। तो मैं आपको मतलब आपका कोई भी कंफ्यूजन मतलब ना रहे, इसलिए एकदम बेसिक से क्वेश्चन उठाऊंगा और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। तो लगभग अपने 30 से 40 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर प्रैक्टिस होंगे। आपको पेशेंस के साथ इस क्लास में बने रहना है, बाकी आपकी इच्छा। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सर कर्णिका सिद्धांत, इंग्लिश के अंदर में मैं बोलूंगा द स्टेट यानी कि कर्णिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इंग्लिश देख लो, बाय द molecular theory of the light we cannot express which of the following। फर्स्ट ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन अपने पास अपवर्तन है, दूसरा अपने पास इंटरफेरेंस है, थर्ड ऑप्शन अपने पास डिस्पर्जन, मतलब अपने पास है डिस्पर्जन, और द फोर्थ ऑप्शन दैट इज पोलराइजेशन, ठीक। और पहला ऑप्शन वो अपने पास है एक होता है अपने पास, एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। उसको बोलते हैं शायद अपवर्तन को क्या बोलते हैं यार, एक होता है ना अपवर्तन। तो वो क्या होता है देखो, अपवर्तन इस हिसाब से होता है जैसे मानो कि अगर कोई अपने पास ये मीडियम है तो इस मीडियम में अगर ये प्रकाश की किरण यहाँ से अगर यहाँ तक आई तो फिर ये वापस इस माध्यम में ना जाकर ये वापस इसी मतलब अगले माध्यम में ये लौट जाती है। तो इस घटना को हम अपवर्तन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में अपने हिसाब से देख लेना। देखो इस जो एक क्वेश्चन है इसका आपको मीन समझना है, इसका आपको अर्थ समझना है कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि इसमें से 3 घटनाएं तो ऐसी है, इन दी फॉलोइंग इवेंट्स देयर आर दी 3 events is just like that can be expressed by the help of wave theory of the light, but a single event is that cannot be that is only expressed by the molecular theory of the light। तो पहले ऑप्शन अपवर्तन है कि भाई जो अपवर्तन अपने पास है, जो अपवर्तन है यही एक मात्र ऐसी घटना है जो प्रकाश के कणिका सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ 1-2 घटनाएं और होती हैं। पहला हो गया अपवर्तन, यानी अपवर्तन
दूसरा अपने पास होगा परावर्तन, तीसरा अपने पास होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंग्लिश में देख लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव भी होता है। एक होता है अपने पास कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन, जो ये कॉम्पटन प्रभाव इसको इंग्लिश में अंदर भी हम कॉम्पटन बोलते हैं, यानी कि जो लगभग ये जो 3 से 4 घटना इंपॉर्टेंट है, यही ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम कणिका सिद्धांत द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाकी की जो घटनाएं अपने पास है, जैसे कि इंटरफेरेंस हुआ, पोलराइजेशन हुआ, और जस्ट लाइक जो अपने पास जो ये है ना अपने पास है विवर्तन, यानी कि विवर्तन इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, वो बोलते हैं डिस्पर्जन। ओके, हाँ हो गया, ये हो गया। और एक घटना और होती है अपने पास, या हाँ एक हो गया, हाँ हो गया व्यतिकरण हो गया, व्यतिकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया, और अपने पास व्यतिकरण हो गया, ठीक है। यानी जो ये 3 घटनाएं हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। यानी जो लगभग ये 4 घटनाएं हैं, ये तो होती है तरंग द्वारा, ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो होती है अपने कणिका सिद्धांत द्वारा, ठीक है, और ये अपने होती है तरंग द्वारा, ठीक है। तो ये था आपके पूरे क्वेश्चन का सार, लगभग 7 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बता दिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, कणिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के विभिन्न वर्णी का कारण क्या है। इसको देख लो, बाय द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द लाइट, the light divides into many colors. The reason behind it, इसके पीछे का कारण क्या है। पहला ऑप्शन अपने पास दैट इज कि इट इज ए EM वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्या ये कारण हो सकता है? नहीं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होना, इसका कोई भी अपने को डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, देखो अभी अगले ऑप्शन के, हाँ अगले ऑप्शन है अपने पास स्ट्रेट, हाँ ये रहा, यानी कि कणिकाओं के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल, क्या ये हो सकता है? नहीं सर, दैट इज नॉट योर द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कणिकाओं का विभिन्न माप या साइज, इसको देख लो कि डिफरेंट साइज ऑफ द मॉलिक्यूलर, तो दैट इज द राइट आंसर, दैट बिकॉज ऑफ दिस द लाइट डिवाइड्स इनटू द डिफरेंट कलर्स। इसके पीछे का कारण ऐसा, देखो मेरे दोस्त, आपने वेव थ्योरी यानी जो प्रकाश का किरण प्रकाश यानी कि रे ऑप्टिक्स के अंदर आपने एक ये चैप्टर पढ़ा होगा, एक ये जो ये टॉपिक हेडिंग पढ़ी होगी सर, प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन, ठीक है। इस प्रकीर्णन में क्या होता है सर? जो प्रकीर्णन में होता है सर, जो प्रकाश प्रकीर्णन में क्या होता है सर, जो प्रकीर्णन अक्षमता होती है ना, अक्षमता, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर 4, यानी जो प्रकीर्णन अक्षमता होती है, यानी कि जो प्रकाश का विभिन्न रंगों में डिवाइड होना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा की घात 4 के, यानी कि जो लैम्डा होता है दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी जो वेवलेंथ है इसके लगभग ये जो अपने होते हैं 4th पावर के अपोजिट नहीं होता, मतलब ये दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू पावर 4, लैम्डा जो पावर 4 है उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो सर, यहाँ पर तो सर आपने ये बताया कि जो कणिका का जो आपने ऑप्शन में तो ये बताया है कि जो कण होते हैं उनके आकार पर डिपेंड करता है, पर सर यहाँ पर तो आकार है ही नहीं, यहाँ पर तो अपने पास ये लैम्डा है। बट स्टूडेंट इस चीज को याद रखना कि जो लैम्डा है, लैम्डा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो माप ऑफ साइज, यानी कि इस बात का ध्यान रखना कि जो लैम्डा है, यानी कि जो लैम्डा है वह आकार जो अपने पास कण होता है उनके आकार व साइज के समानुपाती होती है, यानी कि जिसकी लैम्डा अधिक होगी, यानी कि जिस भी रंग की लैम्डा अधिक होगी, जिस भी प्रकाश की लैम्डा अधिक होगी, अगर वह जिस कण के ऊपर पड़ रही है, यानी कि समझना, यानी कि मानो कि आपके पास कोई ऐसा आपके पास कि लाल रंग, चलो आपके पास लाल रंग है, ठीक है, और मानो कि इसकी लाल रंग की जो लैम्डा है ये अपने पास 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, और ये जिस कण के ऊपर पड़ रही है अगर उसका आकार 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का है, तब तो ये किरणों को अवशोषित कर लेगा और बाद में उसको फैला देगा। बट अगर इसका आकार बहुत ही ज्यादा है, लगभग मैं मान सकता हूं लगभग ये 1 नैनोमीटर का है, या फिर इससे भी अगर ये बड़ा है, तो इसको अवशोषित ये नहीं कर पाएगा। फिर इसका मतलब ये होगा कि जो लाल प्रकाश है वो डायरेक्ट आपकी आंखों में पहुंचता है। और दैट इज द व्हाई, इसके पीछे का मेन कारण है, इसके पीछे यानी कि दैट इज द रीजन दैट कि आपको जो सूर्य है वो लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो अपना लैम्डा होता है, लाल रंग की लैम्डा सबसे ज्यादा होती है, और जो प्रकृति में उपस्थित जो कण अपने पास मॉलिक्यूलर है, इनका आकार व साइज जो लाल रंग की जो लैम्डा होती है उसके बराबर नहीं होता, यानी जो प्रकृति में उपस्थित जो आकार व साइज है वो जो लाल रंग की जो लैम्डा होता है उससे बड़ा होता है, यानी कि उससे छोटा होता है, यानी जो लैम्डा वो बड़ी है और जो प्रकृति में उपस्थित जो कण अपने पास है ए है उसका साइज तो वो छोटा है, यानी कि इसके बराबर नहीं होता। इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी लाल रंग का प्रकीर्णन लगभग होता ही नहीं है। तो इसके पीछे का ये कारण है भाई, देखो मैंने आपको कितनी ब्यूटीफुल ढंग से इस चीज को बताया। क्वेश्चन था एक, मैंने आपको पहला क्वेश्चन तो ये यहाँ से बन गया,
जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपना यहाँ से बनेगा, जो अपने पास थर्ड क्वेश्चन वो यहाँ से बनेगा। लगभग मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन बता दिए। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर आपका 20 सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। हाँ, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो भाई देखो, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत सेम है कि बाय द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द लाइट वी कैन एक्सप्रेस, दैट इज, वो क्या ऐसा हुआ है कि जो अपने पास ऑप्शन नंबर सी है, अपने पास विभिन्न प्रकार का वर्णक्रम, यानी कि जो अपने पास जो ये वर्णक्रम है ना, वर्णक्रम का अपने पास ये मतलब है कि वो कितने रंगों में विभाजित होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बता चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा हम स्पष्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा देख लो, बाय द हेल्प ऑफ द हाइगेन्स वेव थ्योरी वी कैन नॉट एक्सप्लेन। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का विवर्तन यानी कि दी डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी है कि प्रकाश का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, प्रकाश विद्युत प्रवाह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हाँ ऑप्शन नंबर सी है, वो ये बोलता है कि जो प्रकाश विद्युत प्रवाह यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दैट कैन बी एक्सप्रेस बाय द हेल्प ऑफ द, यानी जो ये कणिका सिद्धांत होता है, क्वांटम सिद्धांत, उसके द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, जो प्रकाश है वो अपने कणीय प्रकृति में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है। बाकी सभी जो ऑप्शन है वो आपके द्वारा आप वो जो ऑप्शन है उनमें जो लिखा हुआ है वो प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। व्यतिकरण की घटना कब प्राप्त होती है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यतिकरण की घटना कब तक प्राप्त होती है? भाई बहुत बार एयरफोर्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपको इंटरफेरेंस की घटना आपको प्राप्त करनी है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो आपने स्रोत लिए हैं, यानी जो सोर्स आपके पास है, दैट मस्ट बी, उनका जो फेज डिफरेंस दैट मस्ट बी सेम, यानी कि उनका जो फेज डिफरेंस है दैट मस्ट बी सेम, यानी कि देयर फेज डिफरेंस मस्ट बी सेम। या मैं हिंदी में बोलूं तो वो दो जो स्रोत है वो दोनों कला संबद्ध होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका नहीं, हाँ जो मैंने बताया वो सही है, बट ऑप्शन नंबर आपका जो क्वेश्चन उसके अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि व्यतिकरण की घटना किसमें प्राप्त होती है, यानी जो अपने पास इंटरफेरेंस है दैट इज प्रेजेंट, यानी वो कौन सी जो अपने पास वेव होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो इंटरफेरेंस एक ऐसी घटना होती है वो दैट इज प्रेजेंट इन एच एंड एनी टाइप ऑफ द वेव, यानी जो इंटरफेरेंस एक ऐसी घटना होती है वो सभी प्रकार की अपने पास वेव में प्रेजेंट होता है, यानी चाहे अनुप्रस्थ प्रकृति की हो, चाहे अनुदैर्ध्य प्रकृति की हो, चाहे अपने पास मैकेनिकल हो, नॉन मैकेनिकल हो, कैसी भी हो, जो व्यतिकरण घटना वो सभी में प्रेजेंट होती है, यानी उपरोक्त सभी में होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा यार फास्ट चलना पड़ेगा हमको। हाँ, ये तो अपने अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए वो आने स्टार्ट हो गए। दो सहसंयोजक एक कोणीय प्रकाश जिसमें उनकी तीव्रताएं क्रमशः अपने पास आई है और अपने पास 4i है, तो अध्यारोपण से उच्चतम तथा निम्नतम संभव तीव्रता क्या होती है? देखो, इसको समझने के लिए आपको एक ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या कि सर अगर हमको इंटेंसिटी से इंटेंसिटी पूछे, यानी अगर हमको इंटेंसिटी आई से आई पूछे, ठीक है, या ए से आई पूछे, इसमें दो कंडीशन होती है। अगर आई से आई पूछे तो मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम क्या बताऊंगा सर? आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस का √I2 बट का होल स्क्वायर बटा √I1 माइनस का √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला होगा। और यहाँ पर ए से आई पूछते तो इसमें आपका सीधा सा है कि सर आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम दैट इज A1 प्लस का A2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और A1 माइनस का A2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर जो अपने पास इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, यानी जो A स्क्वायर की प्रोपोर्शनल नहीं होती है। तो इस जो क्वेश्चन इसके अंदर आपको ये बोला गया कि एक अपने पास आई है, दूसरे अपने पास 4i है, तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछी, यानी कि सर आपको इंटेंसिटी देकर इंटेंसिटी पूछा है, तो कुछ नहीं कहा मेरे भाई √I1 यानी कि √I, कुछ नहीं कहा सर √I प्लस का √4i बटा √4i, क्योंकि सर जो ये √4i ये बड़ा है तो माइनस का √I, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक कर देते हैं अभी। देखो, अब देखो यहाँ से अगर मैं √I कॉमन निकालता हूँ, देखो √I, ठीक है, तो यहाँ से 1
ठीक है। और यहाँ से 4 का रूट 2 तो 2 हो गया, ठीक है। बटा अगर मैं यहाँ से भी अंडर रूट i कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ से सर देखो ये 2 का रूट 4 का रूट 2 हो गया तो 2 माइनस का 1, ठीक है। अब इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, तो देखो अब देखो यहाँ से अंडर रूट i से अंडर रूट i कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, देखो 1 प्लस का 2 3, तो 3/1 का होल स्क्वायर 9:1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 9 होगा। और जो मिनिमम है वो अपने पास सर, वो जो मिनिमम अपने पास 1 होगी, यानी सर मैक्सिमम 9 होगा और जो मिनिमम 1 होगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश सीधी रेखाओं में गति करता हुआ प्रतीत होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता हुआ प्राप्त हुआ, इसका देखो ऑप्शन देखो, यानी कि दी देख लो, दी लाइट सिम्स टू बी यानी जो अपने पास प्रकाश है दैट सिम्स टू बी दैट सिम्स टू बी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट सिम्स टू बी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो व्हाई इट इज, यानी ये ऐसा कैसे होता है? तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर आपका एक क्या बोलता है कि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अवशोषण नहीं होता, यानी कि इंग्लिश के अंदर देखो द एनवायरनमेंट डज नॉट ऑब्जर्व द लाइट। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है कि वायुमंडल द्वारा इसका अपवर्तन होता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट होती है, यानी जो थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है? थर्ड ऑप्शन सेज दैट, ये बोलता है इसकी वेवलेंथ दैट इज वेरी शॉर्ट, तो ये इसका कारण होगा। इसका कारण ऐसे होगा, देखो मेरे को ये बताओ, देखो चलो आपको इसका पीछे कारण बता देता हूँ। देखो अभी मैं यहाँ पर आपके पास 2 डायग्राम बना रहा हूँ। पहला डायग्राम ऐसा है, देखो पहला डायग्राम तो ऐसा है, देखो यहाँ से इस हिसाब से, ठीक है। और दूसरा डायग्राम ऐसा है कि देखो, अब देखो मेरे को ये बता दो मेरे भाई, देखो मेरे को इतना बता दो कि क्या ये आपको सरल रेखा दिखाई दे रही है या फिर आपको ये सरल रेखा दिखाई दे रही है? तो आपको ऑब्वियसली ये आंसर होगा कि सर ये है, ये सरल रेखा नहीं दिखाई दे रही है, ये हमको मतलब ये वो थोड़ी ये आपको सरल रेखा दिखाई दे रही है। यानी अगर मैं इसको और अगर बारीकी में बताऊं तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, देखो इस हिसाब से, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मेरे को ये बताओ कि स्टूडेंट जो लेमडा का मतलब क्या होता है? सर जो लेमडा होती है वो 2 क्रमागत श्रृंगों और 2 क्रमागत अपने पास जो होते गर्त होते हैं उनकी बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर लेमडा दिखाना, क्योंकि सर इस जो ये दूरी है ये दूरी ज्यादा, मतलब सर जो लेमडा 1 है वो बड़ा है लेमडा 2 से। यहाँ पर सर जो ये लेमडा 1 है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि यहाँ पर जो लेमडा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी अगर मैं मानो अगर ये दूरी अपने पास 5 लगभग अपने पास लगभग अगर ये 10 सेंटीमीटर है और अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं 1 सेंटीमीटर मानूं तो ये जो दूरी है, ये जो 1 सेंटीमीटर वाली दूरी है, ये इसकी जो लेमडा कम है, अगर इसकी लेमडा कम है तो ये आपको एक सरल रेखा में आपको गति करता हुआ प्रतीत होगा। यानी जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गति करता हुआ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसकी जो लेमडा वो बहुत ही कम होती है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बस अगर मैं चाहूँ तो इसकी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता सकता हूँ, बट हमारे पास टाइम नहीं है ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम, आई जस्ट हैव टू गो फास्ट। मेरे को फास्ट चलना पड़ता है, तो ये मेरे सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है आप लोगों को यहाँ, बट अगर आपको पढ़ाऊँ तो बड़े बेसिक से पढ़ा सकता हूँ, टाइम नहीं है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, ध्वनि तरंगे तथा प्रकाश तरंगों के बीच में क्या समानता है? इंग्लिश वर्ड देख लो, दिस साउंड वेव एंड द लाइट वेव हैज द इक्वल, यानी उनके पास हैज द इक्वलिटी, यानी उनके पास किस प्रकार की इक्वलिटी है? तो ऑप्शन नंबर ए कि दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि बोथ आर ईएम वेव, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सर जो प्रकाश वेव होती है दैट इज द ईएम वेव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी दोनों ही अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है, यानी कि बोथ आर दी लॉन्गिट्यूडनल, तो दैट इज रॉन्ग बिकॉज जो साउंड वेव होती है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन नंबर सी है कि एक ही माध्यम में दोनों का वेग समान हो, दैट कैन नेवर बी राइट बिकॉज सर जो प्रकाश वेव होती है, जो लाइट वेव होती है, उसका जो वेलोसिटी होती है वो लगभग होता है 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, और लगभग जो उनके पास साउंड वेव होती है उसकी वेलोसिटी मात्र और मात्र 332 या 333 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि इन दोनों की वेलोसिटी वो समान नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है? ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि बोथ प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस, तो दैट इज द राइट कि बोथ जो दोनों है वो व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि व्यतिकरण इंटरफेरेंस की घटना सभी प्रकार की तरंगों में उत्पन्न होती है, चाहे वो अपने पास मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल चाहे कैसी भी सभी में उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो अपने पास है टू यानी वी हैव द टू वेव दैट्स द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी इज इक्वल टू 9:1, यानी कि अगर I1 बोलूं और I2 बोलूं, ठीक है, I1 और I2 इज इक्वल टू 9:1, एंड तो अगर वो अपने पास व्यतिकरण की घटना उत्पन्न करे तो वी हैव टू टेल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। देखो मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास I1 की वैल्यू है और I2 की वैल्यू है, अगर आपको इंटेंसिटी देकर अगर इंटेंसिटी पूछे तो सीधा से एक फॉर्मूला आपको लगा देना, रूट I1 सर 9 का रूट 3 प्लस
I2 यानी कि 1 का होल स्क्वायर बटा रूट I1 है 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर सॉरी अंडरूट 1 तो 1 ठीक है का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है, क्योंकि सर जो अपने पास I1 होता है जो I1 होता है वो रूट I1 प्लस का रूट I2 होल स्क्वायर होता है ठीक है। तो देखो 4 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर ठीक है। अगर इसको आगे में सोल्व करता हूँ तो सर 16 बटा 4 तो इट विल बी 4 रेशियो 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। अब देखो मैंने इसको कैसे किया थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे नहीं बताऊंगा ठीक, क्योंकि एक बार बता चुका हूँ। देखो अगर आपको इंटेंसिटी पूछे तो कुछ नहीं करना, रूट I1 प्लस का रूट I2 का होल स्क्वायर बटा रूट I1 माइनस का रूट I2 का होल स्क्वायर कर देना। यहाँ पर मैंने रूट I1 का स्क्वायर यानी कि देखो अंडरूट 9 का प्लस अंडरूट 1 का होल स्क्वायर ठीक है बटा रूट 9 माइनस का रूट 1 का स्क्वायर यानी कि देखो 9 का स्क्वायर 9 का अंडरूट 3 तो 1 का अंडरूट 1 9 का अंडरूट 3 तो 1 का अंडरूट 3। बस मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया। अगर मेरे को इसको एग्जाम में आता तो मैं इसको माइंड में कर देता ठीक है, बट आपकी ऐसी स्पीड होनी चाहिए ठीक है। तो हो गया अपना ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो कि प्रकाश यानी जो वेव है इफ इट ट्रांसमिट टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन व्हाट डज कैरी, इफ द वेव ट्रांसमिट वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन इट कैरीज, यानी ये जो क्या कैरी करती है। तो याद रखना कि ये एनर्जी और जो मोमेंटम है उन दोनों को ये कैरी करती है। यानी अगर एनर्जी ऑप्शन में एनर्जी टेक करो और मोमेंटम है तो जो ये इसको मोमेंटम को टेक करो। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए से कि ये एनर्जी को ट्रांसमिट करती है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि दो इंटेंसिटी का अनुपात 1:5 है तो इनके आयाम का अनुपात क्या होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपको ये बात बताया कि सर I समानुपात A स्क्वायर होता है ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं सर A समानुपात रूट I होगा, या मैं ऐसा बोलूं सर A बराबर के रूट I होगा ठीक है। कुछ नहीं करना। देखो अब मेरे को पूछा गया, मेरे को पूछा सर A1 बटा A2 पूछा है ठीक है। तो कुछ नहीं करना सर के रूट 1 यानी रूट, देखो आपके पास पहले 1 है तो पहले 1 को लिखो ठीक है। तो रूट 1 बटा के रूट 25। देखो मेरे दोस्त पूछा आपको इसको डायरेक्ट अगर करना है तो आप सभी को पता है सर जो A है A1 बटा A2 इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू रूट I1 बटा रूट I2। डायरेक्ट कर लो यहाँ से ठीक है। तो अंडरूट I1 बटा I2 कितना सर? I1 बटा I2 1 बटा अंडरूट 25 है, इसका अंडरूट इट विल बी 1:5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही है ठीक है। थोड़ा फास्ट इसलिए मैं चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने हैं और विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। देखो I समानुपाती रूट A स्क्वायर होगा तो A समानुपाती अंडरूट I होता है, तो इसी फॉर्मूले से मैंने इसको निकाला, तो इस अपने हिसाब से देख लेना। अलग देखो प्रकाश के दो समरूप स्रोत S1 और S2 समान लेमडा के प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो इससे निकलने वाली किरणों में व्यतिकरण होगा यदि, सेम क्वेश्चन है, if you want to produce the interference then the light source must be in the same phase difference। तो कौन सा ऑप्शन? यानी जो इनके मध्य जो कलांतर है फेज डिफरेंस दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर आप ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है क्योंकि प्रकाश की तरंग प्रकृति क्यों होती है कि दी लाइट हैज दी वेव टाइप व्हाई इट इज। इसके ऑप्शन देखते हैं। आओ ऑप्शन के अंदर हमको क्या बोला गया? हाँ ऑप्शन नंबर ए है कि प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है यानी कि लाइट ट्रांसमिट इन द स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर बी है कि प्रकाश में अपवर्तन और परावर्तन की घटनाएं होती है दी, यानी जो प्रकाश में अपवर्तन और परावर्तन की घटना होती है। ये तो सर ये अपने पास जो क्वांटम जो थ्योरी होती है उसके द्वारा होती है, यानी कि जो प्रकाश में अपवर्तन और परावर्तन की घटना, अपवर्तन हुआ परावर्तन हुआ, प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ और क्वांटम इफेक्ट हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्वांटम थ्योरी। यानी कि अगर हमें प्रकाश के कणीय सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो जो अपवर्तन परावर्तन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो एक क्या बच गया है उसका आंसर आपको कमेंट करना है ठीक है। तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी की इसमें व्यतिकरण की घटना होती है। हाँ सर ये सही है, क्योंकि अगर आपको प्रकाश की वेव, अगर आपको प्रकाश का वेव नेचर अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो प्रकाश है दैट प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस, क्योंकि सर जो इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेरेंस है, विवर्तन है, पोलराइजेशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेव नेचर, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ द लाइट। भाई हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, तो लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन देखो कि एक कला शब्द जिसकी लंबाई l है, उसकी लंबाई l अगर उसका वेग c हो तो कला शब्द का समय क्या होगा? इसको देख लो कि if we have a source that's length is l and the velocity of the light that is c, then you have to tell the time। तो भाई आप सभी को पता है सर t is equal to जो टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितने साथ दूरी l है, l बटा c क्या चाल है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो t है दैट इज इक्वल टू अपने पास जो दूरी बटा चाल होती है तो दूरी कितना साथ दूरी l है तो l बटा c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखो कि अगर आपके पास व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले दो स्रोतों के आयाम का अनुपात इतना है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट तीव्रता का अनुपात क्या होगा। इसको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। देखो इसको थोड़ा सा मेरे को समझाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा है, इस बार देख लो। if a wave produce the interference, then the amplitude of its two sources, that is 3:5, then you have to tell the ratio of the maximum intensity and the minimum intensity। और मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि सर इसमें आपको एम्पलीट्यूड देकर आपको इंटेंसिटी पूछा है, तो इसके पीछे सीधा एक ही कारण है मेरे दोस्त कि अगर आपको एम्पलीट्यूड देकर अगर आपको इंटेंसिटी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको a1 + a2 का होल स्क्वायर और a1 - a2 का होल स्क्वायर आपको कर देना है। क्यों कि सर हमको ये पता है कि सर जो a है मैक्सिमम ए कितना होता है, देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है सर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपने पास a मैक्सिमम बराबर होता है a1 + का a2, ठीक है। तो अगर बात सर मिनिमम कितना सर a मिनिमम होता है सर अपने पास a1 - का a2, ठीक है। ओके, तो ये अपने पास हो गया। अब देखो ये अपने पास मैक्सिमम, अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो आई आपको पता है आई बराबर होता है a², ठीक है। तो कुछ निकालना, आई निकालनी है तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, ठीक है। तो इट विल बी a1 + a2 का होल स्क्वायर, आगे a1 - a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। a1 कितना सर, a1 अपने पास 3 है, 5 है, तो 3 3 5 8, तो 8 का स्क्वायर बटा 3 माइनस का या फिर 5 माइनस का 3, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो 64 बटा 4, इट विल बी 16 तो 64 अपने पास 16:1। कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, पतली फिल्म में रंग का कारण क्या है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन that has been asked in various time in the ND exam and also in SPOS exam, that is the very important question because I also have given many times of the exam। तो by my experience I am saying that if you want to crack your exam then you have to learn this type of the question। देखो क्या है कि पतली फिल्म में रंग का कारण क्या है, यानी कि देखो अब इसके अंदर अथवा में एक क्वेश्चन और दिया, उसको पढ़ लेते हैं कि बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल की फिल्म हमें रंगीन दिखाई देती है, तो इसके पीछे का मेन कारण क्या सर, इसके पीछे का एक जस्ट एक मेन कारण है बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस के बिना रंगीन दिखाई देना दैट इज इम्पॉसिबल। तो कौन सा ऑप्शन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले दो एकवर्णी प्रकाशों में आपको रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है, तो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस। तो याद रखना अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो दैट द पाथ डिफरेंस मस्ट बी एन लेमडा, लेमडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। अगर आपको डिस्ट्रक्टिव करना है तो जो लेमडा का विषम गुणज होना चाहिए, तो 2n - का 1/2 भी 2n - का 1 × λ/2 भी हो सकता है, और या फिर ये 2n + का 1 × λ/2 भी हो सकता है। आपने केवल अभी तक इतना ही पढ़ा होगा, बट ये भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, क्योंकि सर हमको ऐसा कहीं नहीं बोला है कि सर वो 2n - का 1 × λ/2 होना चाहिए। हमें इतना पता है सर वो λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए, इसका मतलब सर 2n + का 1 और λ/2 भी आपके पास हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ साबुन का एक बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है भाई। तीसरी बार ये क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं, इस बार देख लो। दिस soap bubble seems as to be colorful and why is it? So it is just because of the interference of the light, यानी प्रकाश का विवर्तन होता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। भाई याद कर लेना ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम को करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, तो अपने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो दो समान आवर्ती की प्रकाश की जो अपने पास वेव्स है उनकी जो तीव्रता का अनुपात अपने पास 4:1 है, तो व्यतिकरण हो तो प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। इस बार देख लो, इफ वी हैव द टू लाइट सोर्स then its intensity ratio is equal to I1/I2, it will be 4:1, and we have to tell the ratio of the intensity maximum and intensity minimum। तो सीधा सा क्वेश्चन है सर, इंटेंसिटी मैक्सिमम निकालना है, तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में कैसे करना बता रहा हूं। देखो √I1 तो रूट मतलब 4 यानी 4 का √2, तो 2 + का 1 यानी 3 का स्क्वायर बटा 2 - यानी 1 का स्क्वायर, तो 9 अनुपात है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपको ऐसे ही हो जाएगा। विद इन सेकंड आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने, तो अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। देखो 4 का रूट कितना सर, 4 का रूट 2 होता है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी सर 3 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर, तो इट विल बी सर 9/1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, माइंड के अंदर करना है तो भाई ऐसे आपकी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, तो ये इसका तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो 100 आवर्ती के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। इफ योर frequency is 100 Hz, then what will be
इट्स वेवलेंथ। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है भाई, कुछ नहीं है, मतलब सीधा फॉर्मूला क्या है देखो। तो हमें आपको एक बात बता, सी बराबर एन लैम्डा होता है। सी क्या है सर? सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ये कितना होता है? सही होता है 3 गुणा 10 की पावर 8। सो 3 गुणा 10 की पावर 8 बराबर एन। एन का मान कितना सर? या फिर एन बोलो, फिर आपको यहाँ पर न्यू बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। न्यू कितना है सर? न्यू अपने पास 100 हर्ट्ज है, तो 100 इंटू लेमडा। अब देखो यहाँ पर मेरे को लेमडा निकालना सर, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट दो तो यहाँ 6 बचेगा। 3 गुणा 10 की पावर 6, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा भाई। ऐसी कैलकुलेशन अगर आपसे नहीं हो रही है तो भाई डूबती मत दो। अगला क्वेश्चन देखो, दो तीव्रता का अनुपात अपने पास 25:4 है, तो अगर वो व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात देख लो। इफ वी हैव द टू इंटेंसिटी दैट रेशियो इज द 25:4 एंड वी विल टेल इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी टू इट्स मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो। तो देख लो सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। रूट I1 तो रूट 25 का स्क्वायर अपने पास 5। देखो रूट 25 कितना सर? 5 और रूट 4 यानी 2, 5 प्लस 2 का स्क्वायर, और रूट 5 स्क्वायर हो गया सर 7 का स्क्वायर 49 बटा सर 3 का स्क्वायर 9, तो 49 अनुपात 9। कौन सा ऑप्शन आपका? सी सही हो जाए भाई। ऐसी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम निकालना है भाई। देखो फॉर्मूला वगैरह दिमाग के अंदर ले आया करो, बाकी जो एक कैलकुलेशन है इसके लिए आपको कॉपी पेन का इस्तेमाल करने से। अब मैं तो ये बोल दूंगा इसके लिए भी कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं, मतलब मेरे को पता है। देखो 25 का नोट 5, तो 5 प्लस 2 7 का 49 यानी ऊपर 49 आया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारे पास सी सही है, क्योंकि सर ऊपर 49 आना चाहिए, नीचे कुछ नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो आपको ऑप्शन हमारे पास सी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, दो अपने पास वेव है, उनकी इंटेंसिटी का अनुपात अपने पास 4:1 तो इनका आयामों का अनुपात 9। वी हैव द टू वेव, इट्स देयर इंटेंसिटी रेशियो इज इक्वल टू 4:1, देन वी हैव टू टेल द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। तो सर आपको ये बात बताया सर A1/A2 अगर आपको बताना है तो A1:A2 इट विल बी रूट I1 अनुपात रूट I2। ठीक है सर, रूट I1 कितना है सर? रूट I1 यानी कि रूट अगर I1 निकालना है मेरे को, नहीं जस्ट हाँ कोई दिक्कत सर, क्योंकि सर आपको पता है सर I अनुपात A² होता है, तो A² होगा रूट I। ठीक है, तो सर 2:1 होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी ऐसे हो जाए भाई। इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग बता चुका हूँ, तो स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सर आपको ऐसे स्टेप तो आपको खुद को लेके आनी पड़ेगी। अगर मैं आपको हर एक स्टेप को बताऊंगा तो इसे काम कैसे चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो वेव का उनके आयाम का अनुपात इतना, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात इतना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो, तो देखिए करते हैं। इफ वी हैव द रेशियो ऑफ टू वेव्स एम्पलीट्यूड दैट इज 4:3, देन वी हैव टू टेल द रेशियो ऑफ इट्स मिनिमम इंटेंसिटी टू इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर आपको आयाम देकर मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछे तो सेम यही फॉर्मूला को लगाना है। A1 प्लस A2 कितना सर? A1 प्लस का A2 मेरे पास 7 है, तो A1 माइनस A2 कितना सर? A1 माइनस A2 4 माइनस का 3 यानी 1 है, इसका स्क्वायर कर देना है, तो 49 आपका आंसर है। 49:1 आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा भाई। तो कितना हार्ड क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, और भाई मैंने आपको इस क्वेश्चन को मात्र 2 स्टेप में करना आपको सिखा दिया है भाई के लिए मेहनत अच्छी लगी थी तो लाइक करना, बाकी आपकी इच्छा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश की किरणें जब व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो उनमें क्या संस्थित रहता है? भाई आपको पता है, देखो इसमें 2 क्वेश्चन बताऊंगा। इफ ए वेव ट्रांसमिट टू वन प्लेस अनदर प्लेस देन इट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, बट इन ट्रांसमिशन या फिर इन द इंटरफेरेंस इंसिडेंट द ओनली एनर्जी इज कंजर्वेट। जो एनर्जी है वही कंजर्वेट रहती है, यानी जो एनर्जी है वही संरक्षित रहेगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर होगा ए सही, बी सही हो जाएगा, यानी जो ऊर्जा है वही संरक्षित रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, दो व्यतिकरणीय तरंगों के आयामों का अनुपात, तो व्यतिकरण तरंगों के आयाम का इतना इनकी तीव्रता का अनुपात नहीं होगा। भाई ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरे भाई, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत करवा चुका हूं। लगभग मैंने 10 से 15 क्वेश्चन आपको ये करवा दिए। अगर आप किसी और टीचर की वीडियो देखते हो तो आप सभी को पता होगा कि मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन वो केवल 1-2 ही लेके आते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स में आते हैं, और इंडिया में तो खासकर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपको अभी हार्ड लग रहे थे उन क्वेश्चन को आप लोगों के लिए ईजी बना चुका हूँ। तो भाई ईजी बनाया है, तो मैं आपसे बदले में एक चीज चाहता हूँ, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब तो आप वैसे कर लोगे। दो कला शब्द स्रोतों की तीव्रता का अनुपात कितना है? तो भाई इनके न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता का अनुपात। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, इसको करते हैं। देखो मेरे को बताइए, ऐसे क्वेश्चन में आपका एग्जैक्ट आंसर आना इम्पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेट में आपको आंसर लेके आना होता है। तो देखो मैंने क्या बताया सर, आपको अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता आपको दी गई, कोई बात नहीं सर हमको दी गई। चलो इसको करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं।
इसका मिनिमम निकालना है तो सर कुछ निकालना रूट आई वन। सर रूट आई वन कितना सर, यानी कि जो 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, जो 100 का रूट कितना होता है सर, 100 का रूट अपने पास होता है 10, यानी 10 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी ये होगा मैक्सिमम। और मिनिमम कितना सर 10 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कटना हो दो। ये होगा 11 का स्क्वायर, 11 कितना सर 121, और ये क्या, ये होगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 121। अब देखो आपको पता है सर ये किसी से भी नहीं कटेगा, यानी कि सर ये किसी से भी ये नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि सर क्या आपके क्वेश्चन में ऐसा आंसर है सर, ऐसा आंसर है नहीं मेरे क्वेश्चन में, तो भाई आपको ये अप्रोक्सीमेट में ये वैल्यू आपको अभी लेके आनी पड़ेगी। मैं एक बार के लिए यहाँ पर 81 और 121 और 120 न मानकर, अगर 100 मतलब 121 और 121 और 81 नहीं मानकर 120 और 80 मानता हूँ, तो यहाँ से जीरो से ये 0 कर जाएगा, और फिर मैं 4 से काटूँ तो 4 3 12 4 दूनी 8, यानी 3:2 आपका आंसर होगा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर क्या ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ सकता है? मैं कहूँगा कभी नहीं आएगा। अगर आपके एग्जाम के अंदर आएगा तो इसका आंसर आपको 121/81 मिलेगा। बट बाई चांस कल को अगर आपके एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एज इट इज यही क्वेश्चन आ जाए, यानी एक पोस्ट वाले बिना सॉल्व क्यों आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देते, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त, आपको यही आंसर टिक करके आना पड़ेगा, यही आंसर आपको टिक करके आना पड़ेगा। इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले तो आपको थोड़ा सा इसको इसमें से एक हटा देना और इसमें से एक हटा देना, 120/80 आपको इस हिसाब से आपको आंसर लिखे आना पड़ता है। मैं कहूँगा कि भाई ऐसा कभी नहीं आएगा, बट कल को बाई चांस आ जाए तो आपको ये जो ट्रिक है इसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो अपने पास वेव दी गई है, तो इनके द्वारा निरूपित दो वेव है, ये एक बिंदु पर आरोपित होती है, यानी या फिर ये इंटरफेरेंस उत्पन्न करती है, तो जो रिजल्टेड एम्पलीट्यूड कितना होगा सर? अपने पास रिजल्टेड एम्पलीट्यूड का एक ही फॉर्मूला होता है, कैपिटल A बराबर A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर और 2A1 A2 cos थीटा, इसका रूट, ठीक है। A1 कितना है सर? अगर मेरे पास 4 है तो 4 उसका 16 है। A2 कितना सर? 9, मतलब 3 है, 3 का 16 होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 A1 कितना सर? 4, A2 कितना सर? 3, और देखो cos थीटा कितना सर? इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना सर? फेज डिफरेंस इनके बीच का 5/3 है, तो cos 5/3 कितना सर? cos 5 यानी cos 60 की वैल्यू कितनी सर? 1/2 कर देना यहाँ, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है, ओके। तो चलो निकालते हैं सर, ये 25 प्लस का 4 3 12 ये करते हैं। देखो इसका कितना हुआ सर? ये अपने पास 7 37 लगभग 37, जो 37 है ये लगभग किसकी वैल्यू सर? ये लगभग मैं इसको बताऊँ तो ये लगभग 6 की वैल्यू होती है, यानी इस प्रकार आपको अप्रोक्सीमेट में वैल्यू को आपको लेके आना पड़ता है। सर आपको रूट 37 वैल्यू यहाँ पर आपके पास है नहीं, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर आपको बी को टिक करना पड़ेगा। अगर कल को बी की जगह ऐसा ऑप्शन आपके एग्जाम में हो 6.001 तो या फिर 6.01 तो आपको इसको टिक करके आना पड़ेगा कि ये सर जो 6 है वो 36 का रूट होता है, बट अभी 37 का रूट पूछा है, तो सर ये 6 न होकर इसका आंसर आपका 6.01 होगा। कौन सी स्थिति में होगा? ये तब होगा जब आपके पास 6 ऑप्शन में ना हो, ठीक है। 6 के अलावा अगर 6.001 या 6.01 कुछ भी हो तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा, बट अगर वो ऑप्शन में ना हो तो आपको 6 को टिक करना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ना होगा 20 सही हो जाएगा। और अगर देखो कि दो वेव है ए और ए साइन ओमेगा टी, y2 बराबर 20 साइन ओमेगा टी, तो द्वारा निरूपित दो वेव्स इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना? सर आपको कलांतर बताना है, तो कुछ नहीं करना, अभी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक तो अपने पास साइन में और एक कोस में, तो आप सभी को पता है साइन और कोस वाली तो अगर दो वेव है तो उनमें फेज डिफरेंस 5/2 का होता है। तो भाई ये बेसिक क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, क्यों सर? देखो साइन वाली यहाँ से चलती है, इस हिसाब से होती है, और जो कोस वाली वो इस हिसाब से होती है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, ये थोड़ा सा इस हिसाब से होगा, चलो सही से बना देता हूँ यार इसको। देखो ये यहाँ से आएगी इस हिसाब से देख लेना, ठीक है। यानी कि सर जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो सर 5/2 होगा फेज डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन देख लो, किसी वेव के लिए कलांतर अगर 5 का तो इसकी मतलब कलांतर मतलब पदार्पण कितना होगा? यानी यू जस्ट इट हैज बीन आस्क्ड ओनली द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस। तो आप सभी को पता है सर, अगर पाथ डिफरेंस पूछा 5 बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। कलांतर कितना सर? कलांतर कितना सर? कलांतर अपने पास मतलब कलांतर आपको 5 दिया गया है, तो सर आपको पतांतर पूछा, तो पतांतर आपके पास अगर मैं बताऊं तो अगर डेल्टा एक्स बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, याद रखना कि पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखता हूँ अच्छा वाला, अगर हो तो करवा देता हूँ आपको। हाँ इसको समझाना पड़ेगा मेरे भाई इसको, क्योंकि ये भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। चलो इसको करते हैं। देखो आपको ये पूछा है कि देयर आर द टू इक्वेशन ऑफ द वेव, फर्स्ट इज y1 और अगला आपके पास है y2, देन यू हैव टू टेल द फर्स्ट वेव इज हाउ रिलेटेड टू द सेकंड वेव। देखो फर्स्ट वेव इक्वेशन क्या है? y1 बराबर a1
साइन ए साइन ओमेगा टी और y2 बराबर ए साइन ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, ओके, चलिए इसको करते हैं। देखो अब इसके लिए तो अभी पास दो चीजें आपके पास, अगर आप इसको ग्राफ से समझना आता हो इसे समझ सकते हो। सर y1 का अपने पास ग्राफ किस होगा, सर y1 का ग्राफ अपने पास इस हिसाब से होगा। ठीक है, और सर y2 अपने पास इस हिसाब से होगा। देखो मैं बनाता हूँ, तो देखो यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पर तो ये जीरो से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ से ये पाई2 से चलना स्टार्ट हुआ। यानी इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि सर जो y1 है ये y2 से पाई2 कलांतर पीछे है, यानी सर जो y2 है वो पाई2 कलांतर आगे है। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि सर जो y1 है उसमें साइन आ रहा है, अगर साइन आ रहा है तो सर साइन 0 से स्टार्ट होता है, और जो y2 में कोस आ रहा है, सर जो कोस है वो सर अपने पास पाई2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जो y1 है, यानी जो y1 है, ये स्पेशल जो y1 है ये y2 से पाई2 कलांतर पीछे है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको इस जो क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, बट ये ग्राफ वाला अच्छा रहेगा। इसके पीछे का एक जो ऑपरेशन वगैरह भी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होते हैं, तो उनको बोझो, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। अगर कभी टाइम मिला इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बाकी ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता है अगर साइन वाला तो सर साइन 0 से स्टार्ट होता है, और कोस वाला सर कोस पाई2 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए आपका जो y2 वेव है ये y1 से पाई2 को लाकर आगे होगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपको मतलब y2 तो आगे होगी, बट जो y1 है वो पाई2 को पीछे होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने होमवर्क दे दिया, और एक दो क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलो देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से होमवर्क है। दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के दिए हैं, तो दोनों का आंसर आपको कमेंट करना है। बाकी आपको भाई मैंने आपको ये जो टॉपिक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक होता है, इसको मैंने आपको इस क्वेश्चन को जो टॉपिक्स है इनको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।